गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 8th सब्जेक्ट एसएस ज्योग्राफी चैप्टर 4 इस विषय पर जो है डिस्कस किया जाएगा। इसमें जो है सबसे पहले आपको जो है अध्याय परिचय समझाया जाएगा, उसके बाद जो है अभ्यास के प्रश्न समझाए जाएंगे। सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुनना है। आर्थिक क्रियाएं, ये क्रियाएं जिनसे करने से आय प्राप्त होती है, यानी कि ऐसी क्रिया या ऐसा काम जिनको करने से जो है आय प्राप्त होती है, पैसा प्राप्त होता है, उसे जो है आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, यानी कि आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की है, कौन कौन से प्रकार की हैं। प्राथमिक क्रियाएं कृषि, मछली पालन, पेड़ काटना इत्यादि, ये जो है प्राथमिक क्रियाकलाप है। द्वितीय क्रियाएं इस्पात निर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना इत्यादि, ये जो है द्वितीय क्रियाकलाप है, यानी कि उद्योग धंधों से संबंधित क्रियाकलाप है। तृतीय क्रियाएं व्यापार, बैंकिंग, बीमा इत्यादि, ये जो है तृतीय क्रियाकलाप है। यानी कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं 3 प्रकार की हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एयर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा, और कल्चर, जिसका अर्थ कृषि या जुताई करने से है। तो जो एग्रीकल्चर शब्द है, इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन शब्दों एग्रो या एग्री, जिसका अर्थ मृदा, और कल्चर, जिसका अर्थ कृषि या जुताई। तो इस तरह से जो है एग्रीकल्चर का अर्थ है भूमि की जुताई से संबंधित लिया जाता है। कृषि का अर्थ ऐसी क्रिया जिसमें फसलें, फल फूल या सब्जियां उगाई जाती है, साथ में जो है पशुपालन भी किया जाता है, ये जो है कृषि का अर्थ है। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, यानी खेती बाड़ी को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। स्थलाकृति, यानी किस प्रकार की स्थलाकृति है। मृदा, कैसी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, आपकी रेतीली मिट्टी है, या आपकी जो है काली मिट्टी है। और जलवायु, यानी कि ज्यादा सर्दी है, ज्यादा गर्मी है। इस प्रकार से जो है कृषि को स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कारक जो है प्रभावित करते हैं। निर्वाह कृषि, कृषक द्वारा अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाने वाली कृषि। तो निर्वाह कृषि एक ऐसी कृषि होती है जिसके अंदर जो है कृषक के द्वारा विशेष रूप से अपने परिवार के भरण पोषण के लिए की जाती है। निर्वाह कृषि का रूप, निर्वाह कृषि का जो रूप है गहन निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि, चलवासी कृषि। तो ये जो है निर्वाह कृषि के जो है रूप हैं। स्थानांतरित कृषि, बार बार स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि, यानी एक स्थान जहां पर कृषि की जा रही है, 2-3 साल के बाद वहां की उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाती है, तो किसी दूसरे स्थान पर जो कृषि की जाएगी। उसके बाद 2-4 साल के बाद वहां की उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाती है, तो कहीं तीसरे स्थान पर कृषि की जाती है, यानी स्थान बदल बदल कर जो कृषि की जाती है स्थानांतरित कृषि कहलाती है। चलवासी पशुचारण, पशु चारकों को जलवायु परिवर्तन के साथ चारे और पानी की तलाश में अपने पशुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। यानी चलवासी पशुचारण का मतलब यह है कि जो पशुओं को चराने वाले हैं वो जो है जलवायु परिवर्तन के साथ जो है पानी की तलाश में, चारे की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं, जिसे जो है चलवासी पशुचारण कहा जाता है। वाणिज्यिक कृषि, जब फसल का उत्पादन और पशुपालन बाजार के विक्रय के लिए किया जाता है, यानी इस प्रकार की कृषि के अंदर जो फसलें उत्पादन की जाती है, जो पशुपालन किया जाता है, घर के लिए नहीं बल्कि जो है बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। मिश्रित कृषि, जब भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने तथा पशुपालन के लिए किया जाता है। तो मिश्रित कृषि के अंतर्गत क्या है कि ऐसी फसलें उगाई जाती है जिसके अंदर जो है आपकी गेहूं है, चावल है, यानी भोजन संबंधी फसलें, और इसके साथ साथ जो पशुओं के लिए जो फसलों की आवश्यकता होती है, ज्वार जैसे। तो इस तरह से जो है खेती के साथ साथ जो पशुपालन किया जाता है उसे मिश्रित कृषि का नाम दिया जाता है। रोपण कृषि, जब वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए चाय, रबड़, कहवा, केला व कपास की एकल फसल बड़े पैमाने पर जो उत्पादन किया जाता है उसे जो है रोपण कृषि की जाती है। तो इस प्रकार की कृषि के अंदर जो है एक फसल को जो है बड़े पैमाने पर जो है
बोया जाता है, इसे जो है एकल फसल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी रबड़ की है, कहवा, केला, कपास, यानी एक प्रकार की फसल बड़े पैमाने पर की जाती है। इसमें विश्व की प्रमुख खाद्य फसलें, संसार के अंदर जो प्रमुख खाने वाली फसलें हैं, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा इत्यादि जो है संसार के ज्यादातर देशों में ये फसलें जो है खाद्यान्न फसलों के रूप में जाना जाता है। मिलेट, मोटे अनाज, मिलेट को जो है मोटे अनाज भी कहा जाता है। ज्वार, बाजरा, रागी ये जो है मतलब मोटे अनाजों के अंतर्गत आते हैं। रेशेदार फसलें, कपास, पटसन, ये जो है रेशेदार फसलों के नाम से जानी जाती हैं। पेय फसलें, कहवा, चाय जो है पेय फसलें है। कृषि का विकास, बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किया जाने वाला प्रयास। यानी कि आपको पता है कि संसार के अंदर जनसंख्या जो है लगातार बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है कृषि के उत्पादन को भी बढ़ाना जरूरी है। तो इस दिशा के अंदर जो प्रयास किए जाते हैं उसे जो है कृषि का विकास कहा जाता है। भारत का एक फार्म, भारत में एक फार्म का औसत आकार 1.5 हेक्टेयर है। यानी हमारे देश के अंदर 1.5 हेक्टेयर जो है इसको जो है आपका फार्म का नाम दिया जा सकता है, जिस पर भाड़े के ट्रैक्टर और श्रम के द्वारा उत्पादन किया जाता है। और इस फार्म के ऊपर जो है भाड़े के ट्रैक्टर से, परिश्रम से जो उत्पादन किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। यानी 250 हेक्टेयर का एक फार्म वहां पर अमेरिका में है, जिस पर बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से उत्पादन किया जाता है। इसके अंदर जो भी कार्य किए जाते हैं सारे जो है मशीनों के माध्यम से किए जाते हैं। अब देखिए आपके अभ्यास के प्रश्न, जो अध्याय परिचय था वो लगभग जो है कंप्लीट हो गया है। कृषि क्या है? कृषि एक ऐसी प्राथमिक क्रिया जिसमें फसलें, फल, फूल, सब्जियां इत्यादि उगाए जाते हैं और साथ में पशुपालन भी किया जाता है। तो कृषि जो एक प्राथमिक क्रियाकलाप है जिसके अंदर जो है फसलें उगाई जाती है, फल, फूल, सब्जियां उगाए जाते हैं, इसके साथ साथ जो है पशुपालन भी किया जाता है। इस सारी क्रिया को जो है कृषि का नाम दिया जाता है। उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो कृषि को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं, स्थलाकृति, लेसन इंट्रोडक्शन के अंदर भी आया हुआ है। स्थलाकृति यानी कि स्थलाकृति कैसी है? पहाड़ी इलाका है, मैदानी है, पठारीय है। मृदा, मिट्टी किस तरह की है? रेतीली है, जलोढ़ है, काली है। जलवायु, जलवायु कैसी है? गर्म है, ठंडी है। यानी कि ये सारे कारक जो है कृषि को प्रभावित करने वाले हैं। स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियां है? स्थानांतरित कृषि वह कृषि पद्धति घने जंगलों में रहने वाले लोगों द्वारा अपनाई जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थानांतरित कृषि है, घने जंगलों के अंदर रहने वाले लोगों के द्वारा जो ये कृषि की जाती है, ये लोग स्थायी रूप से नहीं कृषि करते, यानी कि ये परमानेंट रूप से जो खेती बाड़ी नहीं करते हैं। इस पद्धति में वृक्षों को काटकर तथा झाड़ झखाड़ों को जलाकर कृषि योग्य भूमि तैयार की जाती है। तो इस प्रकार की कृषि के अंदर पेड़ों को साफ किया जाता है, फिर कृषि की जाती है। खेती की मृदा के अनुपजाऊ हो जाने पर ये लोग इस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। जब वह जो जिस भूमि पर कृषि की जाती है, पेड़ों को काटकर जब वो अनुपजाऊ हो जाती है 2-3 साल के बाद, फिर उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। स्थानांतरित कृषि की हानियां क्या है? इस कृषि के कारण किसान एक स्थान पर टिक कर नहीं रह सकते। सबसे बड़ी समस्या यह कि जो किसान इस प्रकार की कृषि करते हुए एक स्थान पर नहीं रह सकते, क्योंकि वहां की उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाती है, तो उसे दूसरे स्थान पर खेती बाड़ी करने के लिए जाना पड़ता है। हर बार नए खेत तैयार करने के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। 2 साल में, 3 साल में जो है किसान को नए खेत तैयार करने पड़ते हैं, नए जो है पेड़ पौधों को साफ करके जो है जमीन तैयार करनी पड़ती है, जिसे बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार की कृषि में बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया जा सकता है। तो जो स्थानांतरित कृषि है इसमें जो बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं हो सकता, इसमें मशीनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार की कृषि के अंदर जो मशीनों का प्रयोग भी नहीं होता है। रोपण कृषि क्या है? रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। तो रोपण कृषि एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है, जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास को एकल फसल उगाई जाती है। तो इसके अंदर जो है चाय की, काजू की, कहवा की, रबड़ की, कपास की, यानी कि एक तरह की फसल को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें बड़े स्तर पर श्रम और पूंजी की जरूरत होती है। तो रोपण कृषि के अंदर जो है बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा मेहनत मजदूरी
की आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही या नजदीक के कारखानों में किया जा सकता है। तो उत्पादन का जो संशोधन है खेतों में भी किया जा सकता है या आसपास के कारखानों के जिनका फसलों का संशोधन किया जा सकता है। इस प्रकार रोपण कृषि में परिवहन जाल के विकास की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से जो है सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, फसल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो है परिवहन जाल की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के प्रमुख क्षेत्र विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो रोपण कृषि मुख्य रूप से संसार के जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है वहां मिलते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय रोपण कृषि के कुछ उदाहरण हैं। तो विभिन्न देशों के अंदर जो है इस प्रकार से जो है रोपण कृषि की जाती है। जैसे आपको बताया गया ब्राजील के अंदर कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय और मलेशिया में जो है रबड़ रोपण कृषि के रूप में जो है खेती बाड़ी की जाती है। अब देखिए सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। भारत में कृषि के विकास में सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए गए, यानी कि सरकार के द्वारा बहुत से ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिसके माध्यम से जो किसान अच्छी तरह से खेती बाड़ी कर सके, अपना विकास कर सके। सिंचाई का प्रबंध, भारत में कृषि भूमि के लगभग 20% भाग को सिंचाई की सुविधा है। हमारे देश के अंदर जो भूमि है उसको जो है 20% भाग जो है सिंचित हो सकता है। सिंचाई को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए नहरों का निर्माण किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा खेतों की सिंचाई हो सके इसके लिए जो है सरकार के द्वारा नई नई नहरें निकाली जा रही हैं तथा ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं और किसानों को जो है ट्यूबवेल इत्यादि लगाने के लिए जो है समय समय पर सरकार द्वारा ऋण दिए जाते हैं। उत्तम बीजों का प्रयोग, प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्तम बीजों का प्रबंध किया जा रहा है, यानी सरकार के द्वारा बढ़िया से बढ़िया किस्म के जो बीज हैं उनका प्रबंध किया जा रहा है। इसके लिए खाद्य और कृषि संस्था द्वारा राष्ट्रीय बीज आंदोलन चलाया जा रहा है। तो इसके लिए जो है राष्ट्रीय बीज आंदोलन चलाया गया जिसका उद्देश्य उत्तम बीज पैदा करना है और इस आंदोलन का मुख्य पर्पज जो है अच्छी प्रकार के बीजों का प्रोडक्ट करना, उत्पादन करना है और वितरण करना है और साथ में जो किसानों को वितरित भी करना है। इस उद्देश्य से वर्ष 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई। अच्छे बीजों की प्राप्ति के लिए जो भारत सरकार के द्वारा जो है 1963 के अंदर 66 नहीं बेटा 1963 के अंदर जो है राष्ट्रीय बीज निगम की जो स्थापना की गई जिसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को अच्छे बढ़िया किस्म के ज्यादा पैदा देने वाले जो है मतलब ज्यादा फसलें, ज्यादा जो आपके जो फसल बोई गई है ज्यादा मात्रा के अंदर उसका प्रोडक्ट हो, इसके लिए जो इसकी स्थापना की गई है। कृषि के नवीन यंत्रों का प्रयोग, जब भारत में कृषि के यंत्रीकरण पर जोर दिया जा रहा है तो आज जो है भारत सरकार के द्वारा जो कृषि के यंत्रीकरण पर जोर दिया जा रहा है, कृषि के अंदर यंत्रों का यानी कृषि यंत्रों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। कृषि यंत्रों के लिए किसानों को विभिन्न समितियों और बैंकों से ऋण दिया जाता है। इन यंत्रों को खरीदने के लिए जो सरकार के द्वारा विभिन्न बैंकों के द्वारा सहकारी समितियों के द्वारा जो है किसानों को ऋण दिया जाता है। किसानों को इन यंत्रों के प्रयोग का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। किसान इन यंत्रों को कैसे मतलब इनका प्रयोग करे, इनकी जो है किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। रोग तथा कीड़ों के फसलों की रक्षा, जब कृषि में विभिन्न प्रकार के यंत्रों और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है तो आज जो है हमारे देश के अंदर जो है कृषि के अंदर विभिन्न तरह के कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है और उन्हें सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है और सरकार के द्वारा जो उन्हें सस्ती दरों पर जो किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। वायुयान द्वारा भी कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। आज जो हमारे देश के अंदर वायुयान के द्वारा जो है खेतों के अंदर जो कीटनाशकों का छिड़काव किया जा सकता है। खाद तथा उर्वरकों का प्रयोग, किसानों को खाद और उर्वरकों के प्रयोग का महत्व बताना और उन्हें सस्ती दर पर उपलब्ध करवाना, देश की मृदा की जांच और उनके पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना आवश्यक है। तो आज हमारे देश के अंदर जो है खाद और उर्वरकों के प्रयोग का महत्व जो है किसानों को अच्छी तरह से बताया जाता है। उन्हें सस्ती दरों पर जो है उर्वरक उपलब्ध करवाई जाती है सरकार के द्वारा। इसके साथ साथ देश की मृदा की जांच करवाई जाती है कि ये मृदा जो है कौन सी फसल के लिए बेटर है या इस मृदा के अंदर कौन से पोषक तत्वों की कमी हो गई है और इनमें पोषक तत्वों की कमी का पूरा
करना आवश्यक है। जिस पोषक तत्वों की कमी हो जाती है मृदा के अंदर, उसकी जो है पोषक तत्वों की कमी को कैसे जो है दूर किया जा सकता है, सरकार इसके लिए बहुत प्रयत्न कर रही है। तो इन सब कामों के लिए सरकार जो है बहुत ज्यादा भरसक प्रयास कर रही है, किसानों की जो है तरह तरह से जो है मदद कर रही है। अब देखिए कारण बताइए, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया, क्या कारण है कि भारत के अंदर कृषि एक प्राथमिक क्रिया है? प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। तो प्राकृतिक जो प्राथमिक क्रियाकलाप है, उन क्रियाकलापों को उसके अंदर शामिल किया जाता है जिनका संबंध जो है प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया, कृषि जो है भूमि से संबंधित एक प्राथमिक क्रिया है, क्योंकि इसमें किसान फसलें, फल फूल व सब्जियां उगाते हैं, क्योंकि भूमि के अंदर किसानों के द्वारा फल फूल सब्जियां फसलें इत्यादि उगाई जाती हैं, तथा पशुपालन भी करते हैं, और पशुओं को जो चारा प्राप्त होता है वो भी जो भूमि से ही प्राप्त होता है। ये सभी प्राकृतिक उत्पाद है। तो ये जितने भी उत्पाद है ये सारे प्राकृतिक से संबंधित उत्पाद हैं। अतः भारत में कृषि प्राथमिक क्रिया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो कृषि है वो एक प्राथमिक क्रिया है, प्राथमिक उत्पाद है। विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है। क्या रीजन है कि विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों के अंदर ही उगाई जाती है। फसलों का उगाया जाना स्थलाकृति मृदा और जलवायु पर निर्भर करता है। जो फसलों का उगाया जाना है वो जो स्थलाकृति के ऊपर, मृदा के ऊपर, तापमान के ऊपर, जलवायु के ऊपर जो है डिपेंड करता है। विभिन्न प्रदेशों में स्थलाकृति मृदा और जलवायु के स्वरूप में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो है जलवायु में, मृदा में, स्थलाकृति के अंदर जो अलग अलग जो है भिन्नता पाई जाती है। इसलिए विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है, और इस भिन्नता की वजह से जो विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों के अंदर उगाई जाती है। अब देखिए अंतर स्पष्ट कीजिए, प्राथमिक क्रियाओं तृतीय क्रियाओं में क्या अंतर है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। यानी प्राथमिक क्रियाकलाप उस क्रियाओं को कहा जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादित और निष्कर्षण से है। जैसे कृषि करना, पेड़ काटना, खनन इत्यादि, ये सारी की सारी क्रियाएं जो है प्राकृतिक से संबंधित है, और ये सारी की सारी क्रियाएं जो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए तृतीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाओं का संबंध प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के उत्पादकों को सेवाएं प्रदान करना। जो तृतीय क्रियाकलाप के अंदर जो लोग लगे हैं उनका मुख्य पर्पज जो है, प्राथमिक क्रियाकलाप में जो लोग लगे हैं, द्वितीय क्रियाकलाप में जो लोग लगे हैं, उनको सेवाएं प्रदान जो है तृतीय क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य होता है। परिवहन, बैंकिंग, बीमा इत्यादि तृतीय क्रियाकलाप है। तो ये सारे के सारे जो है परिवहन है, बैंकिंग, बीमा इत्यादि जो है ये सारे के सारे सेवाएं देते हैं, इसलिए जो है तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत कहा जा सकता है। निर्वाह और गहन कृषि। निर्वाह कृषि किसान के परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। विशेष रूप से जो निर्वाह कृषि की जाती है वो किसानों के परिवार की मतलब जरूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। इस कृषि के अंदर जो है परिवार के सदस्यों ही जो है मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इस कृषि के अंदर जो है निम्न तरह की तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से उपज ज्यादा नहीं हो पाती है। गहन कृषि, यह कृषि निर्वाह कृषि का एक रूप है। तो जो गहन कृषि है वो निर्वाह कृषि का एक रूप है। इस प्रकार की कृषि में किसान एक छोटे जमीन के हिस्से पर साधारण औजारों से और अधिक मेहनत से खेती करता है। तो इस प्रकार की कृषि के अंदर जो है किसान के द्वारा ज्यादा परिश्रम करने से जो है, मेहनत करने से जो खेती बाड़ी की जाती है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक या अधिक फसलें उगाई जाती है। इस फसल के अंतर्गत जो है एक खेत के अंदर एक साल में एक से ज्यादा फसलें ली जा सकती है, एक भी ली जा सकती है, दो भी ली जा सकती है, और इसके अंदर जो है अच्छी उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, अच्छी खादों का प्रयोग किया जाता है। चावल मुख्य फसल है। तो जो फसलें उगाई जाती है उनमें जो है चावल मुख्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गेहूं, चावल के साथ साथ जो दूसरी फसलें हैं ये, इसमें गेहूं हो सकती है, मक्का भी हो सकती है, दलहन, तिलहन इत्यादि ये जो है सम्मिलित हो सकती है या इनकी कृषि की जा सकती है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया में के घनी जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में उगाई जाती है। तो ये जो है मुख्य रूप से जो है जो आपकी गहन कृषि है, ये मुख्य रूप से दक्षिणी
दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया की ज्यादा जनसंख्या वाले प्रदेश